हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट वीडियो में भी हम क्या लाए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर किए थे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का जो सेकंड वीडियो का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि त्रिसंलयन क्या है, यानी ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है, और इसमें जो तीन यानी त्रिसंलयन में जो सम्मिलित न्यूक्लियाई होता है उसका नाम पूछ रहा है आपको। देखिए, परागनलिका से मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजित करता है। यानी परागनलिका से जो दो नर मुक्त होते हैं, एक क्या करता है, किससे संयोजन करता है, मादा केंद्रक से संयोजन करता है। और दूसरा जो होता है केंद्रक भ्रूण कोष में स्थित द्वितीय केंद्रक यानी 2n से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से होते हैं, यानी सेकंड जो होता है 2n जो होता है, इसमें दो केंद्रक ऑलरेडी होते हैं, पहले से उपस्थित होते हैं। तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। कितना हो जाती है, 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। कितना फ्यूजन यानी ट्रिपल फ्यूजन। 3 केंद्रकों का संलयन क्या कहलाएगा, त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा। सिंपल सी बात है, तीन केंद्रकों का संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। ठीक है, त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूणकोष में होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको ये लाइन पूछा जा सकता है कि त्रिसंलयन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, भ्रूणकोष में होती है। यानी त्रिसंलयन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, भ्रूणकोष में होती है। तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। यानी भ्रूणकोष में जो होते हैं कितने केंद्रक होते हैं सम्मिलित, इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक और नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। यह क्वेश्चन था आपका कि त्रिसंलयन क्या है और ये कहाँ और कैसे संपन्न होते हैं, और उसके त्रिसंलयन में जो न्यूक्लियाई है उसका नाम आपको पूछ रहा है। तो इस प्रकार आपको एक तरह से आंसर देना है। ठीक है, समझ लिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन है, और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। नहीं अगर पूछे जाएंगे तो इस ये जो आपका आंसर है इसमें से ऑब्जेक्टिव बना करके बहुत सारा क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। फर्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन कवर किए थे, टोटल 10 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, और ये सेकंड वीडियो 11वां नंबर क्वेश्चन से हम शुरू किया। अब 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि एक निषेचित बीजाणु यानी एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति यानी जो युग्मनज प्रसुप्ति होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। यानी एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या उसको एक तरह से सोच रखते हैं उसके बारे में। देखिए, निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद बीजांड में युग्मनज यानी जायगोट का विकास होता है। किसके बाद, यानी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि युग्मनज यानी बीजांड में किसका विकास होता है, युग्मनज यानी जायगोट का विकास होता है, डेवलप होता है। बीजांड के अध्यावरण दृढ़ होकर बीज आवरण यानी सीड कोट का निर्माण करते हैं। यानी बीजांड के अध्यावरण जो होते हैं यानी दृढ़ होकर किसका निर्माण करते हैं, बीज आवरण यानी सीड कोट का निर्माण करते हैं। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ देंगे कि बीजांड के बाहरी अध्यावरण से क्या बनता है, बीज कवच बनता है या फिर अंतः कवच बनता है। ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पूछ देंगे। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर आप वहां एक तरह से कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए आपको नोट बनाते हुए जाना है। कंफ्यूजन को एक तरह से कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है कि नहीं, इसका आंसर यही होगा। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच और भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगता है। किसमें, भ्रूणपोष जो होता है उसमें कौन सा पदार्थ एकत्रित होने लगता है, भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगता है। जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी वाटर जो है उसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, कम होने लगता है। अतः कोमल बीजांड करा व शुष्क हो जाता है, यानी करा व शुष्क हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि बीज आवरण यानी सीड कोट बनता है। अब ये शुष्क हो जाता है, धीरे धीरे बीजांड के अंदर कार्य की क्रियाएं रुक जाती है। यानी बीजांड के अंदर जो कार्य की क्रिया है, जो फंक्शनल क्रिया चलती है, फंक्शनल वर्क जो चलती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, रुक जाती है। और युग्मनज से बना नया भ्रूण यानी सुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। यानी युग्मनज यानी जायगोट से जो नया भ्रूण बनता है वो कौन सा सुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, इसे युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। यानी युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। ये सारे प्रक्रिया को क्या कहेंगे, युग्मनज प्रसुप्ति कहेंगे। यानी धीरे धीरे बीजांड के अंदर कार्य की क्रिया रुक जाती है और क्या होता है, युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। इसी को क्या कहेंगे, युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। यानी बीज आवरण से घिरा, अब बीज आवरण से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा प्रसुप्त यानी सुसुप्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज कहलाती है। अब यहाँ देखिए, बीज का एक तरह से डेफिनेशन है कि बीज आवरण से घिरा यानी बीज आवरण से यानी घिरा हुआ है, सीड कोट से घिरा हुआ है, एकत्रित भोजन युक्त तथा सुसुप्त भ्रूण युक्त यह
रचना क्या कहलाता है, ये एक तरह से स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सीड यानी बीज कहलाता है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन आपको यही कराते हैं कि एक निषेचित बीजांडमय युग्मनज प्रसूति के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आपको इस प्रकार आपको उसका उत्तर देना है, आंसर देना है। यानी निषेचन के यानी एक जो होता है निषेचन के पश्चात यानी बीजांड में युग्मनज का विकास होता है और बीजांड के अध्यावरण दृढ़ होकर क्या बनाते हैं, सीड कोट यानी बीज आवरण बनाते हैं। ठीक है, बीज आवरण के बाहरी अध्यावरण से क्या बनता है, बीज का कवच बनता है और अंत अध्यावरण से या भीतरी अध्यावरण से क्या बनता है, अंत कवच बनता है। सिंपल सी बात है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपको निषेचन के बारे में पूछ रहा था और युग्मनज की प्रसूति के बारे में पूछ रहा था, सीधा सीधा सवाल था। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें विभेद कराएं, यानी एक तरह से डिफरेंस लाइए, क्या क्या डिफरेंस है अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी यही आपको करा कि विभेद करना होता है, अंतर विभेद का मतलब होता है अंतर स्पष्ट करना, डिफरेंस करना। पहला है आपका बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरिक, दूसरा है आपका परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में आपको विभेद करने के लिए बोल रहा है। तीसरा गौ जो है आपका अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। और लास्ट है आपका परिभ्रूण पोष तथा फल भित्ति में अंतर यानी विभेद स्पष्ट करने के लिए आपको बोल रहा है। तो चलिए एक एक करके इसमें विभेद करते हैं, डिफरेंस करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपको एक तरह से डिफरेंस पर बेस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो है कि बीज पत्राधार तथा बीज यानी बीज पत्रोपरिक में जो अंतर है वो इस प्रकार है। देखिए बीज पत्राधार इधर आप लेफ्ट में लिख दिए, उधर राइट में क्या लिख दिए, बीज पत्रोपरिक। ठीक है, और बीज पत्राधार होता है बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। यानी मूलांकुर का जो ठीक नीचे या फिर ऊपर जो स्थित अक्ष का जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे, बीज पत्राधार कहेंगे। और ये जो होता है परांकुर के ठीक नीचे का जो भाग है बीज पत्रोपरिक कहलाता है। यानी परांकुर के ठीक नीचे का भाग और बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग क्या कहलाता है, बीज पत्राधार कहलाता है। और परांकुर के ठीक नीचे का भाग बीज पत्रोपरिक कहलाता है। इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है। यानी बीज पत्राधार की जो समाप्ति होती है वो कहाँ होती है, मूल शीर्ष में होती है। और बीज पत्रोपरिक की समाप्ति जो होती है वो परांकुर में होती है। ठीक है, ये एक तरह से डिफरेंस है बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका अंतर है किसके बीच में, परांकुर चोल और मूलांकुर चोल में। यानी परांकुर चोल और मूलांकुर चोल में जो अंतर है, डिफरेंस है, वह इस प्रकार है। देखिए स्कोटेलम के परांकुर को ढकने के लिए वाली खोखली पर्णीय संरचना परांकुर चोल कहलाती है। और स्कोटेलम के निचले भाग में मूलांकुर को ढकने वाली परत मूलांकुर चोल कहलाती है। यह परांकुर को ढकती है। यानी परांकुर चोल किसको ढकती है, परांकुर को ढकती है। मूलांकुर चोल किसको ढकती है, मूलांकुर को ढकती है। सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपको पूछ देंगे कि मूलांकुर चोल है वह किसको ढकती है, तो मूलांकुर को ढकती है। परांकुर चोल किसको ढकती है, तो परांकुर को ढकती है। स्कोटेलम के परांकुर को ढकने वाली खोखली पर्णीय संरचना को क्या कहेंगे, परांकुर चोल कहेंगे। और स्कोटेलम के निचले भाग में मूलांकुर को ढकने वाली परत को मूलांकुर चोल कहेंगे। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा बात है। ठीक है, परांकुर और मूलांकुर चोल में अंतर, डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको कह रहा है कि अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर, यानी अध्यावरण तथा बीज चोल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। देखिए अध्यावरण इधर क्या है, बीज चोल, यानी अध्यावरण बीजांड में पाए जाते हैं। अध्यावरण जो है वो किस में पाए जाते हैं, बीजांड में पाए जाते हैं। और बीज चोल जो है वो बीज में पाए जाते हैं। बीज चोल किस में, बीज चोल में पाए जाते हैं। बीजांड के दोनों बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाते हैं। यानी बीजांड का जो दोनों बाहरी अध्यावरण होता है उसको क्या कहेंगे, अध्यावरण जो होता है उसको, आवरण जो होता है उसको क्या कहेंगे, अध्यावरण कहेंगे। बीजांड और बीज आवरण का जो बाहरी करा आवरण जो होता है उसको क्या कहेंगे, बीज चोल कहेंगे। करा मतलब एक तरह से सख्त, एक तरह से पूरा सॉलिड। यानी बीज आवरण का बाहरी करा आवरण को बीज चोल कहते हैं। बीजांड के दोनों बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है। ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया अध्यावरण और बीज चोल में। अब आगे है कि परिभ्रूण पोष तथा फल भित्ति में अंतर, यानी डिफरेंस है आपका परिभ्रूण पोष तथा फल भित्ति में। परिपूर्ण पोष क्या होता है, परिपूर्ण पोष जो होता है बीजाणु में यानी बीजों में उपस्थित शेष बीजांड का परिपूर्ण कहलाता है। यानी बीजों में जो उपस्थित शेष यानी रिमाइंडर में जो बचा हुआ रहेगा बीजांड का है उसी को क्या कहेंगे, परिपूर्ण यानी परिपूर्ण पोष कहेंगे। और निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार से विकसित फल का छिलका फल भित्ति कहलाता है। यानी निषेचन के पश्चात यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होने के बाद अंडाशय के जो दीवार होते हैं उससे विकसित होने वाले जो फल का छिलका होता है उसी को क्या कहेंगे, फल भित्ति कहेंगे। ये डिफरेंस था किसके बीच, परिपूर्ण पोष और फल भित्ति के बीच। ठीक है, ये डिफरेंस बेस्ड था क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा था कि विभेद कीजिए यानी डिफरेंस कीजिए बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरिक में, परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में, अध्यावरण तथा बीज चोल में और परिभ्रूण पोष तथा फल भित्ति में डिफरेंस करने के लिए, विभेद करने के लिए बोल रहा था। 13 नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको उतारते हुए जाना है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, चाहे वह सब्जेक्टिव तो पूछे ही जाएंगे। इसी में से आपको घुमा करके
ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि एक सेब को आभासी मानकर, यानी एक सेब आभासी क्यों कहलाता है, यानी जो सेब है एप्पल है उसको आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ये आपका क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। फल को सीधा सीधा क्वेश्चन है कि फल को, सेब जो फल है उसको आभासी फल क्यों कहते हैं, और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं। सेब का जो फल है, यानी सेब में जो फल का विकास पुष्पासन से यानी थैलेमस से होता है। आप यहाँ याद रखिए पॉइंट के रूप में कि सेब में जो फल का विकास किससे होता है, पुष्पासन से होता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछते हैं कि सेब का विकास, यानी सेब में जो फल का विकास होता है वह किससे होता है, तो थैलेमस से होता है, या फिर ओवरी, या फिर ओवरी, या फिर आपको इंडो कार्प देंगे, या फिर ओवरी देंगे, सीड से देंगे, थैलेमस देंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्ट के रूप में आपको दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन आपको आंसर क्या चूज करना है, पुष्पासन, यानी सेब में जो फल का विकास होता है थैलेमस से होता है। इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं, यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्यों कहते हैं, थैलेमस से इसका विकास होने के कारण, सेब का विकास के होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट पड़ गया। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है, यानी निषेचित अंडा, यानी निषेचन होने से पहले ने निषेचन होने के बाद, यानी इसकी जो रचना होती है, फल की जो रचना होती है पुष्प के निषेचित अंडाशय यानी ओवरी से होती है। किसका निर्माण, फल का निर्माण। यह सेब के बारे में बात की जा रही है। देखिए एक स्टैंडर्ड पिक्चर है सेब का, यानी एक तरह से आभासी फल का, सेब जो आभासी फल है, यानी सेब का आभासी फल। ए में आपका पिक्चर जो है अनुप्रस्थ अनुलंब काट है, और बी में जो आपका पिक्चर है वह अनुप्रस्थ काट है, यानी एक तरह से सेब ऐसे रखा हुआ, बीच में उसको काट दिए, ठीक है। लेकिन ये हो गया आपका सेब का मतलब अनुलंब भाग काट, और एक सेब ऐसे गोल में रखा हुआ और ऐसे काट दी, ये हो गया आपका अनुप्रस्थ काट, ठीक है। लेकिन अनुलंब भाग में देखिए, अनुलंब भाग में है आपका ये वाला भाग, किसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ओवरी भी कहेंगे, और यही में इसी में क्या है, सीड है, और ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे थैलेमस, ठीक। और ये जो आपका एक तरह से लकीर वाला छोटा छोटा फफंदी जैसा लटक रहा है इसको क्या कहेंगे, इंडोकार्प कहेंगे, और ये वाला जो लेयर है इसको क्या कहेंगे, एपिकार्प कहेंगे, ठीक है। अब ये अनुप्रस्थ काट में देखिए, अनुप्रस्थ काट में जो है वो ये यहाँ क्या है, सीड्स है, और ये इसको क्या कहेंगे, ये जो फल एक तरह से फूल जैसा है इसको क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे, और ये वाला भाग इसको क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे। अब देखिए ये जो है एक तरह से सीड के, यानी ये जो आकार है, ये साइड का जो आकार है, इससे बाहर इसके बाहरी लेयर को क्या कहेंगे, मेसोकार्प कहेंगे, और ये जो आपका लेयर है सटा हुआ लेयर से, यानी फूल के जैसा सटा हुआ जो लेयर है इसको क्या कहेंगे, इंडोकार्प कहेंगे। ये एक स्टैंडर्ड पिक्चर था, स्टैंडर्ड चित्र था, किसका, सेब का। सेब का अनुलंब चित्र था, अनुलंब काट था ए में, और अनुप्रस्थ काट था बी में। ये एक तरह से स्टैंडर्ड पिक्चर है किसी भी सेब का, किसी भी यानी फॉल्स फ्रूट जिसको कहते हैं, यानी थैलेमस से जो पुष्पासन जो सेब का विकास होता है उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट, यानी आभासी फल कहते हैं। उसका यह स्टैंडर्ड पिक्चर था। आपको बोर्ड एग्जाम में पिक्चर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग एक तरह से चित्र को भी नोट बनाते हुए जाइए, इस पिक्चर को भी नोट करते हुए चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये 15 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विपुंसन से क्या तात्पर्य है, यानी विपुंसन जो होता है क्या मतलब है, इससे क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक पादप प्रजनक, यानी एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, यानी एक पादप प्रजनक जो होता है, प्रजनक का मतलब होता है प्रजनन करने वाला, क्या है, यानी पादप प्रजनक मतलब होता है पादप प्रजनन करने वाला। एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का उपयोग करता है, इस टेक्निकल का उपयोग करता है, ये क्या है, ये आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ आप जो करा कि विपुंसन क्या है, अब एक तरह से आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता विपुंसन के बारे में तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन ही आपको करा कि एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, तो ये आप समझ लीजिए, क्वेश्चन ही पढ़ के कोई समझ जाएगा कि विपुंसन जो है वह एक पादप प्रजनक में यूज होने वाला तकनीक है, यानी पादप प्रजनक में प्रयोग करने वाला तकनीक है, यानी क्वेश्चन को ही पढ़ के कोई समझ जाएगा कि जो विपुंसन है वो विपुंसन क्या है, विपुंसन का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। विपुंसन एक तकनीक है, क्वेश्चन में ही आप देख लिए, यानी ऐसा तकनीक है जिसका उपयोग पादप प्रजनक में किया जाता है। अब देखिए एक लिंगी, यानी आंसर जो है आपका देखिए, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में, एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन यानी इमैक्युलेशन कहलाता है। यानी एक द्विलिंगी, एक लिंगी की नहीं बात की जा रही है, एक द्विलिंगी, यानी सदा इसको याद रखिए कि विपुंसन जो होता है प्रक्रिया कहाँ होती है, द्विलिंग में होती है। एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में, कली मतलब जब फूल निकल गया हो, उसको जब पुष्प निकल गया हो अवस्था में, उस स्टेट में, उस अवस्था में, उस हालात में परागकोश को काटकर, इस परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया, यानी एक तरह से कली दे दिया, फूल दे दिया, उसका परागकोश ही काट दिया बीच में, ठीक है, बीच में ऐसे करके उसको परागकोश को काट करके अलग कर दिया, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विपुंसन कहेंगे, यानी इमैक्युलेशन कहेंगे, ठीक है। यह कृत्रिम परागन एक तकनीक है, यह कृत्रिम परागन क्या है, एक तकनीक है, यह कृत्रिम परागन की एक तकनीक है, ठीक है। यानी एक तरह से कृत्रिम जो परागन होता है वो इस मतलब ये एक तकनीक है, उसी का एक प्रकार है, तकनीक का प्रकार है, तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। विपुंसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि
ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधों पर ही परागन हो। यानी विपुंसन द्वारा यह एक तरह से निश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधों पर ही क्या हो, परागन हो। ये था आपका विपुंसन। यानी विपुंसन से आप क्या समझते हैं, और ये एक क्या है, पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का यूज करता है, इस्तेमाल करता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा था। ठीक है, सिंपल सी बात है। विपुंसन क्या कहते हैं, यानी जब एक तरह से द्विलिंग पुष्प में जब आती है, यानी पुष्प आती है, जब वो उसमें कली आती है, उसके परागकोश को काट कर अलग करने की विधि को क्या कहेंगे, विपुंसन कहेंगे, यानी एमिस्कुलेशन कहेंगे। और यह कृत्रिम परागन का एक टेक्निक है, एक टेक्निकल, यानी कृत्रिम परागन जो होता है वो एक इसका कृत्रिम परागन की है क्या है, तकनीक है, यानी टेक्निकल है। अब आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया, आगे बढ़ते 16वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई मनुष्य वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, वृद्धि कारकों के प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन हेतु हम केले का चयन करेंगे, क्योंकि यह बीज रहित होता है। बीज रहित का मतलब क्या होता है, आप मोबाइल रहित हैं, आप अभी मोबाइल सहित है। आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल सहित है, अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है तो आप क्या कहलाएंगे, मोबाइल रहित कहलाएंगे। रहित का मतलब होता है के बिना, यानी आप मोबाइल के बिना कहलाएंगे। यानी क्योंकि ये क्या है, जो केले हैं, केले में क्या है, क्या मतलब इसका चयन क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, बीज रहित है, मतलब इसमें बीज नहीं होता। हालांकि केले का जो और जनरेशन होते हैं, कई केले में बीज पाए जाते हैं। यानी वृद्धि कारकों का प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन है तो हम केले का चयन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यह बीज रहित होता है। क्वेश्चन आपका था, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप उस प्रेरित मतलब एक तरह से अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल को एक तरह से बेस्ट मानेंगे और क्यों बेस्ट मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये था, केले को बेस्ट मानना है, क्यों बेस्ट मानना है, क्योंकि इसमें बीज नहीं होता है, यानी यह बीज रहित होता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, आगे बढ़ते 17वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि परागन भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका व्याख्या कीजिए। यानी परागन भित्ति की रचना में जो टेपिटम की जो भूमिका होती है, उसका जो रोल होता है, उसका एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि इसका कैसा रोल होता है, टेपिटम का कैसा रोल होता है परागन भित्ति की रचना में। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते ही देखिए, पुंकेसर के परागकोश, यानी पुंकेसर के परागकोश में यानी एंथर में प्राय क्या होता है, 4 लघु बीजाणुधानी, यानी 4 जो होता है लघु बीजाणुधानी बनती है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 पर्वों वाली भित्ति से आवृत्ति रहती है, यानी घिरी हुई रहती है। प्रत्येक जो चारों के चारों जो लघु बीजाणुधानी है, वो मतलब चारों के चारों बीजाणुधानी क्या होती है कि भित्ति से आवृत रहती है, यानी घिरी हुई रहती है। बाहर से भीतर की ओर इन्हें क्रमशः बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, अंतःस्थिसियम यानी एंडोथेसियम यानी मध्यवर्त मिडिल लेयर तथा क्या मध्य परत है मिडिल लेयर तथा टेपिटम यानी टेपिटम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। बाह्य तीन परतें लघु बीजाणुधानी को संरक्षण प्रदान करती है, एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, उसका सुरक्षा करती है। और ये क्या है, यह स्फुटन में सहायता करती है। सबसे भीतरी टेपिटम की परत कोशिकाएं विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यह आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन कवर हो गया। ये कह रहा था कि परागन भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या था। ठीक है, यानी पुंकेसर के जो परागकण कोश होते हैं, यानी जो एंथर होते हैं, उसमें अक्सर कितने बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणुधानी होते हैं, 4 होते हैं। कितने, 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं, इसमें बनी होती है। ठीक है, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 पर्वों वाली एक तरह से भित्ति से आवृत रहती है। 4 पर्व वाली भित्ति से यानी एक तरह से घिरा हुआ रहता है। बाहर से भीतर की ओर अंत मतलब एक तरह से इन्हें क्रम से बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस है आपका, अंतःस्थिसियम यानी एंडोथेसियम यानी मध्य परत यानी मिडिल लेयर तथा टेपिटम कहते हैं। यानी एक तरह से रेंज है, इसको कैसे कैसे क्या पुकारा जाता है, ये नाम है, अलग अलग नाम है सबका। बाह्य 3 परतें जो है लघु बीजाणुधानी को संरक्षण यानी एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और स्फुटन में सहायता करती है। सबसे भीतरी टेपिटम परत की कोशिकाएं विकासशील परागणों को पोषण प्रदान करती है। यानी सबसे भीतरी जो टेपिटम होता है, उसका जो परत होता है, वो कोशिकीय विकासशील यानी एक तरह से जो कोशिका विकासशील है उसको मतलब विकासशील परागणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं, ये एक तरह से स्टैंडर्ड पिक्चर है किसका, परिपक्व परागकोश का। परिपक्व परागकोश का अनुपस्थित काट मतलब एक तरह से चित्र है और लघु बीजाणुधानी का विस्तृत परिदृश्य है, चित्र है। ठीक है, ये चित्र को आप डायग्राम को उतार लेना कॉपी में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि एक तरह से अनुप्रस्थ काट कर रेखांकित कीजिए, उसको चित्रित कीजिए, किसको, परिपक्व परागकोश को। ठीक है, आपको इस तरह से इसका आंसर एक तरह से इसका आपको स्टैंडर्ड एक तरह से पिक्चर खींचना है, इसका तस्वीर अच्छा से बनाना है। धीमा जो है आपका लघु बीजाणुधानी का एक तरह से विस्तृत मतलब एक तरह से कौन सा भाग को क्या कहते हैं, तीर एरो के द्वारा इस भाग को मतलब एक तरह से नियमित किया गया, प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
18वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है कि असंग जनन क्या है, इसका महत्व तो है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है, तब जिससे के कारण 18 में भी नहीं पूछा गया, 19 में भी नहीं, 20 में भी नहीं, 21 में भी नहीं पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में हो सके 22 में आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं किया गया। क्वेश्चन क्या है कि असंग जनन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका क्या मतलब एक तरह से महत्व है, इसका क्या मतलब एक तरह से खासियत है। अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है, यानी अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है। असंग जनन यानी एपोमिक्सिस कहलाता है। असंग जनन किसको कहते हैं, यानी अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि होती है। लैंगिक जनन किसको कहते हैं, एक तरह से जो यानी जो जनन जो अंग होते भाग लेते उसको क्या लैंगिक जनन, जो यहाँ क्या करें कि अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि, अलैंगिक जनन की एक जनरल विधि, जनरल मेथड, जिसमें क्या होता है कि नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन से होता है। युग्मकों के संलयन के बिना ही नहीं हो जाता है। एक तरह से युग्मक का संलयन होना जरूरी नहीं है अलैंगिक जनन में, और इसको क्या कहेंगे असंग जनन यानी अपोमिक्सिस कहते हैं। असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन यानी सेग्रेगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, यानी एक तरह से दोबारा जुड़ना या फिर उसका तरह से विसंयोजन और पुनः संयोजन नहीं होता है। किसमें, असंग जनन में। असंग जनन में गुणसूत्र जो एक्स वाई गुणसूत्र पढ़े हैं, क्रोमोसोम पढ़े हैं, उसका क्या तरह से उसका कॉम्बिनेशन या फिर सेग्रेगेशन नहीं होता है, ठीक है। अतः इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, एक तरह से प्रोटेक्टेड रखा जा सकता है। किसमें, असंग जनन में। असंग जनन क्या कराता है कि यह एक अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है, जिसमें क्या होता है कि पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है उसका संलयन होना, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, असंग जनन कहेंगे। और असंग जनन में जो होता है गुणसूत्रों का वियोजन और पुनः संयोजन नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछ देंगे कि किसमें, मतलब गुणसूत्र जो होता है एक्स वाई जो होता है उसका वियोजन विसंयोजन नहीं होता और या फिर पुनः संयोजन नहीं होता। ऑब्जेक्टिव के आपको रूप में पूछ देंगे तो आपको आंसर क्या लगाना है, असंग जनन में, ठीक है। असंग जनन क्या है, एक अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है, जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना ही क्या हो जाता है, एक तरह से युग्मकों के नए पौधों का निर्माण हो जाता है युग्मकों के संलयन के बिना ही। इसको क्या कहेंगे, असंग जनन कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन कवर हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन कवर कर लिए। टोटल इसमें अभी कितना क्वेश्चन कवर किए, 11 से स्टार्ट किए थे, टोटल 8 क्वेश्चन कवर किए। 8 के 8 इंपोर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गए तो इसी टाइप का आपको आंसर देना है, क्योंकि अगर नंबर ज्यादा है तो एक तरह से ज्यादा शब्द में भी आपको आंसर देना पड़ेगा। इस 12 क्वेश्चन यानी टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 11 से लगभग 18, 11 से 18 क्वेश्चन कवर किए। टोटल कितना, लगभग 8 क्वेश्चन कवर हुए। 8 के 8 कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग प्लीज चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को जो एक तरह से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को लाइक करें प्लीज। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप एक लाइक से वीडियो को बहुत ज्यादा एक तरह से स्ट्रेंथ मिलता है और एक तरह से यूट्यूब इस चैनल में एक तरह से ग्रोथ करने का एक तरह से उसको एक तरह से पावर मिल जाता है यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से। इसलिए आप लोग प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक